डेंगू मच्छर के बढ़ते हमलों के हवाले से डेंगू पर काबू पाने के इकदाम के बावजूद रवा साल भी फैसलाबाद में अब तक 160 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आज भी मजीद 5 मरीज अलाइड अस्पताल में लाए गए, जिसके बाद अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 164 हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी डेंगू के 64 मरीज लाए गए। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से डेंगू पर काबू पाने के इकदाम के बावजूद रवा साल भी फैसलाबाद में अब तक 168 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आज भी मजीद 5 मरीज अलाइड अस्पताल लाए गए, जिसके बाद अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 164 हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी डेंगू के 64 मरीज लाए गए हैं। चिन्योट में भी 10 केसेस और झंग में डेंगू के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। झंग इंतजामिया के मुताबिक तमाम मरीज बैरून जिला डेंगू का शिकार हुए। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से डेंगू पर काबू पाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुल्करनैन ने डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से डेंगू पर काबू पाने के इकदाम के बावजूद रवा साल भी फैसलाबाद में अब तक 168 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आज भी मजीद 5 मरीज अलाइड अस्पताल लाए गए हैं। आपको बता रहे हैं डेंगू पर काबू पाने के इकदाम के बावजूद रवा साल भी फैसलाबाद में अब तक 168 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आज भी मजीद 5 मरीज अलाइड अस्पताल लाए गए, जिसके बाद अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 164 हो चुकी है। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से डेंगू के बढ़ते हुए वार के हवाले से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों डीएचक्यू अस्पताल में भी रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता रहे हैं, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजादार हुसैन। जी बताइएगा आजादार। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डेंगू हमले जारी हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो डेंगू केसेज फैसलाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। बिना इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं और रवां साल में अब तक 168 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें 134 जो मरीज थे वो अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 34 जो मरीज थे वो डीएचक्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ उन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डेंगू लार्वा में जो है मिलने पर FIR वगैरह दी जा रही हैं। आउटडोर डेंगू लार्वा मिलने पर जो है FIR दी जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पे महकमा सेहत के जो अफसरान हैं और इस समेत दीगर अफसरान जिन्हें जो है वो डेंगू के हवाले से सोचते हैं, 24 घंटे किसी भी जगह को चेक कर सकते हैं और वहाँ पे डेंगू लार्वा मिलने पर मुतलका जो मालिक है या जो मुतलका इंतजामिया उनके खिलाफ इस्तगासा जो है वो दायर कर सकते हैं। तो इस सिलसिले महकमा समेत दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से इस्तगासा दायर करने के हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं ताकि डेंगू को काबू किया जा सके। और इसके साथ साथ महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से टीम की जा रही है कि डेंगू टीमों के साथ तावन करें और अपने गिरदोनवा में जो पानी जमा ना होने दें। जी बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मौसम तब्दील होते ही स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी है। हिफाजती इकदाम के तौर पर टोबा टैक्सिंग के अस्पतालों का कूड़ा जलाने के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। महकमा माहौलियात ने डीएचक्यू अस्पताल को दिन के वक्त खतरनाक कूड़ा न जलाने की हिदायत जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं, मौसम तब्दील होते ही स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। जिला इंतजामिया ने इकदाम जारी कर दिए हैं। अस्पतालों में कूड़ा जलाने के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और इंसीनेटर्स औकात पर अमल करे। महकमा माहौलियात का ऐसा कहना है, दिन के औकात में कूड़े को आग नहीं लगाई जाएगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी। जी बताइएगा। बिल्कुल, मौसम तब्दील हो रहा है और इस मौसम की तब्दीली के साथ स्मोक के खतरात भी बनाने लगे हैं। इसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने SOPs भी जारी की है। जबकि बात की जाए टोबा टैक्सिंग के अस्पतालों में खतरनाक कूड़े को तल्फ करने के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसिनेटर लगाया है, जहाँ पर पूरे जिले के अस्पतालों के कूड़े को आग लगाई जाती है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो SOPs जारी की है उनमें वाजिया किया गया कि अब दिन के में कोई भी इंसिनेटर जो है वो काम नहीं करेगा। तमाम तर इंसिनेटर जो है शाम के वक्त कूड़े को आग लगाएंगे, क्योंकि इससे माहौलियाती
आलूदगी में कमी आ सकती है। महकमा माहौलियात का ये कहना है, उन्होंने DHQ अस्पताल में लगे इंसिनेटर की इंतजामिया को हदायत भी जारी कर दी है और इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। मकसद ये है कि स्मोक को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मौसम तब्दील होने के साथ ही जो आलूदगी है इसमें इजाफा होता है। भट्ठा मालकान हो या इंडस्ट्री मालकान, उनको भी नई हदायत जारी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मरीजों को सस्ती तिबी सहूलियात की फ्राहमी में भी महंगाई आड़े आ गई है। जंग में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। जी बताइएगा वसीम, आगाह कीजिएगा कि सिलेंडर महंगा होने से मरीजों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, आपको बता रहे हैं मरीजों को सस्ती तिबी सहूलियात की फ्राहमी में भी महंगाई आड़े आने लगी है। जंग में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया गया है। हमारा राब्ता बहाल हो गया है वसीम से, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, गरीब शहरियों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलियात भी जो है वो अब दस्तयाब नहीं। जंग से अलाइड हॉस्पिटल शिफ्ट होने वाले मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंसेज हो या सरकारी एम्बुलेंसेज हो, उसमें जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन का जो रेट है वो एक माह में तकरीबन 2 गुना हो गया है। एक सिलेंडर जो पहले 500 रुपये से 800 रुपये में फिल होता था, वो अब 1000 रुपये से जो 1500 रुपये में फिल हो रहा है। इससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सिलेंडर की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और इससे मरीजों को क्या मुश्किलात है? जी सर, सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने से काफ़ी मरीज़ तंग और परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाला हर मरीज़ कम से कम तकरीबन गरीब पाया जाता है, क्योंकि जो अमीर होते हैं वो तो सरकारी हॉस्पिटल में आते ही नहीं हैं, वो प्राइवेट में चले जाते हैं। तो जो सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले होते हैं, जैसे चिल्ड्रन वार्ड में हम जाते हैं, बच्चा लेकर जाते हैं, तो इससे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। जो सिलेंडर पहले 500 में फिल होता था, अब वही सिलेंडर 1200 1000 में जाकर फिल हो रहा है, जिससे गरीब आवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। हमारी हुकूमत से अपील है कि कम से कम जान बचाने वाली चीज़ों में, जैसे गैस, अद्वियात वगैरह हैं, उनमें कम से कम कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि जो जान बचाने वाली बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया वसीम हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, जंग में 1.5 साल बाद भी जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयों के इख्तियार महकमा ज़राअत को न मिल सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी न होने पर मामला ठप होकर रह गया है। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी बताइएगा अवैस। तो बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जाली अद्वियात पर काबू पाने के लिए जो है वो अहम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था, जिसके तहत सूबाई सतह पर जाली अद्वियात पर मॉनिटरिंग के हवाले से महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के अलावा महकमा ज़राअत तौसीक़ को भी इख्तियारात तफवीज़ करने के अहकाम जो है जारी किए गए थे। इस हवाले से सूबाई सतह पर 339 इंस्पेक्टर्स की जो है वो हवाले से नामजदगियों के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी 2021 में जारी किया गया था, ताहम 1.5 साल का ऐसा गुजर जाने के बावजूद इस पर अमल दरामद जो है वो ताहाल मुमकिन नहीं हो पाया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन ना होने के बायस जो है सूबाई सतह पर इस तमाम तर पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सका। वफाकी हुकूमत की जानिब से ज़िले सतह पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और तहसील सतह पर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ के इख्तियारात जो हैं वो तफवीज़ करने के हवाले से जो है अहकाम जारी किए गए थे। सूरत हाल के बायस जो है जाली अद्वियात पर काबू पाना जो है मज़ीद मौसर साबित हो सकता था, हम इस प्रोजेक्ट पर काबू ना पाने से जो है काश्तकारों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जबकि जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो गैर मौसर साबित हो रही हैं। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के पास स्टाफ की कमी के बायस जो है वो तमाम तर ज़िले के अंदर जो है वो जाली अद्वियात के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर कोई भी क्रैकडाउन जो है वो मुमकिन नहीं हो पाया है, जबकि जो है वो महकमा। बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन दरबदर हो गई हैं। मुतादिद डीलर्स ने रकूम की फ्राहमी रोक दी है। आपको बता रहे हैं, जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन दरबदर हो गई हैं। मुतादिद डीलर्स ने रकूम की फ्राहमी रोक दी है। मज़ीद जान लेते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा कि मुश्किलात दरपेश हैं खवातीन को।
जी बिल्कुल, जंग भर में मुतअद्दिद जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पर जो ख़वातीन हैं, मुस्तहिक़ ख़वातीन का बड़ा रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं, साए का इंतज़ाम नहीं, पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, और अफसोस की बात यह है कि रिटेल शॉप्स भी जो हैं वो इस वक्त बंद कर दी गई हैं, जिसके बायस इमदाद के हसूल के लिए आई हुई ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर आ रही हैं। ये बताइएगा, कब से आई हुई हैं आप? बेटा 7 बजे के आए हैं। कितने दिनों से आ रही हैं? परसों भी आए हैं, कल भी आए हैं। तो क्या कहते हैं रिटेल शॉप? क्या कहते हैं, रश है तो अजय नहीं तो कल लवे, तो आज नहीं तो कल लवे। अम्मा जी आप बताइएगा। मैनू अज चौथा दिन है, मैं बेवा औरत हाँ, धिक्के मार देन ते मुझे गल ही नहीं सुनते। साड़ी तो चौथा दिन है तो भंजन ही नहीं देंगे, ते आ दिन पैसे इतने दियो। दो आप बताइएगा। भी 2-2 हज़ार मांग रहे हैं, हम नहीं देते तो साड़ी गल भी नहीं सुनते। सुबह 6 बजे दी आके बैठे हैं इतने, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2000 ਔਰतें ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਜੀ ਬਤਾਈਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬਲੋਚ ਵਾਲੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ औरतों ਨੂੰ, धिक्के देंदे ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੋਚ ਵਾਲੇ। आप बताइएगा। मैं सुबह 7 बजे की आई हूँ बलोच वालों के पास, मुझे 5 दिन हो गया, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, ये बताएं कि बदतमीजी भी करते हैं? हाँ जी करते हैं। जी बिल्कुल, अली दिखाइएगा, ये सूरत हाल है इस वक्त। रिटेल शॉप जो है वो बंद कर दिया गया है, और यही सूरत हाल झंग भर में मुतअद्दिद जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पे सूरत हाल है। और अफसोस की बात यह है कि ख़वातीन अभी भी मुंतज़िर हैं कि कब जो है वो इनकी सुनी जाएगी, कब इनको फंड्स जो हैं, कब इनको पैसे जो हैं वो मिल सकेंगे। यहाँ पर मौजूद जो मर्द हज़रात हैं उनका कहना है कि दुकान बंद करके जो मुतल्लिका रिटेलर्स हैं वो सामने आसपास की दुकानों के ऊपर बैठ गए हैं। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं, जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाले ख़वातीन दर बदर होकर रह गई हैं। मुतादिद डीलर्स ने रकूम की फ्राहमी रोक दी है। आपको बता रहे हैं, जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली ख़वातीन दर बदर हो गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी रकूम लेने वाली ख़वातीन परेशान हैं। जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुतादिद डीलर्स ने रकूम की फ्राहमी रोक दी है। आपको बता रहे हैं, जंग में इमदादी रकूम रोक दी गई हैं। अब आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल पर वकला के तशद्दुद के मामले के हवाले से टोबा की तमाम तहसीलों में रेवन्यू मुलाजमीन तीसरे रोज भी हड़ताल पर हैं। दफातर में आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल पर वकला के तशद्दुद के मामले के हवाले से टोबा की तमाम तहसीलों में रेवन्यू मुलाजमीन तीसरे रोज भी हड़ताल पर हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा मुबशर, ये हड़ताल जो जारी है इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की तस्वीर पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर और वकला के दरमियान झगड़े के मामला के बाद आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के मुलाजमिन की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई है। ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बल्कि तमाम तर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के जो मुलाजमिन हैं वो भी इस वक्त एहतजाज पर चले गए हैं। उनकी जानिब से दफातर की तालाबंदी की गई है और कलम छोड़ हड़ताल की गई है, जिसकी वजह से बिलाशुबा साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर मुलाजमिन जमा है, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि मामला कुछ तय होते नजर आ रहे हैं, आप लोगों का मुतालबा क्या है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौक़िफ़ के लिए हमें मौका दिया। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा दिन है, डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन एहतजाज पे बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हमारी तादाद और हमारे इरादे पुख्ता हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। मुकम्मल तालाबंदी है, हमारा किसी से कोई जंग नहीं है, कोई मसला कश्मीर नहीं हम चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन चाहे वो ऑफिसर्स हैं चाहे वो मुलाजमीन हैं उनको बाइज्जत तरीके से सरकारी काम करने का हक दिया जाए और इस हक तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और जो असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल के साथ हुआ है वो कल को मेरे साथ, मेरे किसी पटवारी के साथ, मेरे किसी भी रेवेन्यू स्टाफ के साथ ये हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आइंदा फ्यूचर में ऐसे मामला हों। इज़्ज़त नफ्स पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो इसलिए मेरी अरबाब इख्तियार से भी ये दरख्वास्त है, बल्कि मैं एक अरबाब इख्तियार से सवाल करना चाहूँगा कि कानून को कानून कौन सिखाएगा, ठीक है? और जब तक हम हमारे मामलात ये नहीं पूरे करते, जब तक जो कंसर्न्ड एक्यूज्ड है। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे।
अब आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल पर वकला का तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर साथी वकील नाराज हो गए। डिवीजन भर में तीसरे रोज भी अदालतों का बायकॉट जारी है। साइलिन को अगली तारीखें दी जाने लगी। आपको बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल पर वकला का तशद्दुद के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। टोबा से हमारे साथ मौजूद हैं उसामा यासीन। जी बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बार में मौजूद हूँ। चंद रोज़ कबल असिस्टेंट कमिश्नर और वकला में जो झगड़ा था वो तूल पकड़ चुका है और वकला की जानिब से की गई जो हड़ताल है वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मेरे साथ इस टाइम यूसुफ एडवोकेट भी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं इसी वाले से। जी सर, बताइएगा जो हड़ताल आज तीसरे रोज़ में जारी हो चुकी है, साइलिन को परेशानी का सामना हो रहा है, इस वाले से क्या कहेंगे, कब तक ये जारी रहेगी और क्या आपका अगला लाहे अमल होगा इसके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो हड़ताल की स्ट्राइक की वजह है वो सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और वकला के माबैन जो मामला चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, उस बाबत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने पहले जिक्र उसका किया तो मैं स्टार्ट जो वजह है वो वहीं से ले लेता हूँ कि जो असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल हैं अरफान, तो पहले भी उन पर करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो उनको उस मामले के हल या डिसीजन से पहले उनको तैनात वो हो ही नहीं सकते लीगली किसी भी फॉरम पे। लेकिन वो पीर महल में तैनात हैं और उन्होंने वकला के साथ सख्त ज़्यादती की है। और अगर उनका ये कहना है कि वकला ने उनके साथ ज़्यादती की है तो उन्होंने वकला पे FIR करवा दी है, वो भी नाजायज़ FIR करवाई है जिसमें 7-8 ये भी लगवाई गई है, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद FIR करवाने के बावजूद मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, बड़े टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई है। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान के लिए फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशियां करवाने के लिए कायम ऑनलाइन हियरिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं। हियरिंग सेंटर्स के जरिए टैक्स गुजार मुल्तान में पेशियां भुगतने की बजाय फैसलाबाद से ही ऑनलाइन अपने जवाबात जमा करवाते थे। आपको बता रहे हैं, बड़े टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल सामने आ गई है। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान के लिए फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशियां करवाने के लिए कायम ऑनलाइन हियरिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं। हियरिंग सेंटर्स के जरिए टैक्स गुजार मुल्तान में पेशियां भुगतने की बजाय फैसलाबाद से ही ऑनलाइन अपने जवाबात जमा करवाते थे। आपको बता रहे हैं, बड़े टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई है। इसी बारे में बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए और टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए हियरिंग सेंटर्स बनाए गए थे। तो ऐसे वो तमाम बड़े टैक्स गुजार जिनकी ज्यूरिस्डिक्शन फैसलाबाद से मुल्तान LTO मुंतकिल कर दी गई थी और उनको ये सहूलत फराहम की गई थी कि वो बजाय इसके कि किसी भी टैक्स केस में मुल्तान अफसरान के पास जाएं और वहाँ उनके रूबरू पेश हों, तो वो फैसलाबाद FBR में कायम जो हियरिंग सेंटर थे वहाँ पे पेश हो सकते हैं या फिर उनके वकला पेश हो सकते हैं और बजरिया ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो मुतलका इंक्वायरी ऑफिसर के रूबरू पेश होकर अपने जवाबात जमा करवा सकेंगे और तमाम तर दस्तावेजात जो हैं वो भी फ्राहम कर सकेंगे। मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो हियरिंग सेंटर है वो तकनीकी खराबी के बायस बंद पड़ा है और इसमें काम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अब टैक्स गुजारों को किसी भी केस की तहकीकात के लिए न सिर्फ मुल्तान जाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनके वक्त का ज़िया होता है बल्कि उसके साथ साथ उनका जो लागत है वो भी लिटिगेशन के मामलात पर बढ़ जाती है। दूसरी जानब FBR का जो दावा था कि टैक्सेस के निज़ाम में जिद्दत लाई जा रही है और अफसरान और टैक्स गुजारों के मबैन जो फासला है उसको बढ़ाया जाएगा, उस पर भी ये सवाल निशान खड़ा है। हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं, बड़े टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल सामने आ गई है। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान के लिए फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशियां करवाने के लिए कायम ऑनलाइन हियरिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं। हियरिंग सेंटर्स के जरिए टैक्स गुजार मुल्तान में पेशियां भुगतने के बजाय फैसलाबाद से ही ऑनलाइन अपने जवाबात जमा करवा रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मुनशियात केस के मुजरिम को 3 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी गई है। 7,500 रुपये जुर्माना किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असफर खान ने केस का फैसला सुनाया। इसी बारे में बात करेंगे, हाशिर वराइच मौजूद हमारे साथ। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اظفر خان کی جانب سے منشیات کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا ہے. جو یہاں پر مجرم ہے عثمان، جس کو یہاں پر 3 سال کی سزا کے ساتھ ساتھ 7500 روپے جرمانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے. اور جو مجرم ہے اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتا تو وہ 4 ماہ جو قید ہے وہ مزید کاٹے گا. ملزم کو جو ہے تھانہ ٹھیکرے والا پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا اور ملزم سے 1700 گرام جو بکھی ہے وہ برآمد کی گئی تھی. اور بعد میں عدالت کے اندر پولیس کی جانب سے یہ پولیس جو ہے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی کہ ملزم سے جو مال مقدمہ ہے وہ برآمد کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت کی جانب سے جو ہے وہ دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں جو ملزم ہے جو کہ مجرم بن چکا ہے عثمان، اس کو جو ہے 3 سال سزا اور اس کے ساتھ ساتھ 7500 روپے جرمانے کی سزا کا جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے. ملزم کے خلاف 2021 ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصلہ آباد کے ضمنی انتخابات کی پولنگ 16 اکتوبر بروز اتوار کو ہوگی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر مملکت چودھری عابد شیر علی مد مقابل ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں. عبدالرحمان موجود ہمارے ساتھ. جی بتائے گا. کیا بات کریں این 108 کے انتخابات کے حوالے سے تو یہاں پر ابھی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابات لازمی ہوں گے، تو آج یہاں پر حلقے کی بات کریں تو این 108 کے انتخابات میں 12 امیدوار میدان میں موجود ہے، جس میں عمران خان اور جو عابد شیر علی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں کڑے مقابلے کی توقع ہے. اس کے علاوہ بھی باقی پارٹیوں کے امیدوار موجود ہیں اور اس میں 354 پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر 167 میل 162 فیمیل 25 کامن ہوں گے. اس کے علاوہ 5,05,186 ووٹرز ہیں. مردوں کے ووٹ 2,71,039، خواتین کے ووٹ 2,34,000. اس کے علاوہ 1084 پولنگ بوتھ ہوں گے، 558 مردوں کے اور 526 خواتین کے پولنگ بوتھ ہوں گے. 2018 میں اس حلقے سے میاں فرق حبیب کامیاب ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے 2002، 2008 اور 2013 میں عابد شیر علی لگاتار 3 بار یہاں پر MNA منتخب ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ان کے والد بھی اس حلقے سے جیتتے رہے ہیں. تو یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا روایتی حلقہ کہلاتا تھا اور اس میں 2018 کے انتخابات میں عابد شیر علی بڑے مضبوط سمجھے جا رہے تھے. میاں فرق حبیب نے... بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب آپ کو بتائیں انتخابات کے اعلان کے بعد محکمہ صحت نے 500 ملازمین کی ڈیوٹیاں الیکشن کمیشن کے سپرد کر دی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں انتخابات کے اعلان کے بعد محکمہ صحت نے 500 ملازمین کی ڈیوٹیاں الیکشن کمیشن کے سپرد کر دی ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا انتخابات کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آج بالکل NA 108 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں محکمہ صحت انتظامیہ جن سے 500 کے قریب جو عملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مراکز صحت جو ہے وہ الیکشن کے روز کھلے رہیں گے، وہاں پہ ادویات کی کمی کو جو ہے پورا کیا جائے گا. ہمارے ساتھ COL فیصلہ آباد ڈاکٹر شعیب الرحمان گرمانی صاحب موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں مزید کیا کہیں گے. جی سر، NA 108 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنڈے کو الیکشن ہے NA 108 میں، اس حوالے سے جو ہے ہم نے تمام ایمرجنسی نافذ کر دی ہے خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. تو ہم ڈاکٹرز کی چھٹیاں جو ہے منسوخ کر دی ہیں اور تمام ہاسپٹل جو ہے ہمارے ہائی الرٹ رہیں گے. اس کے علاوہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، جن پولنگ اسٹیشنز پر ہو رہے ہیں، وہاں ہم نے ڈینگی کا سپرے بھی کروا دیا ہے تاکہ ادھر کسی قسم کا کوئی اپنا مچھر وغیرہ اس طرح کے وہ چیزیں نہ ہوں، اور اپنا ڈینگی کا سپرے بھی کروا دیا. اس کے علاوہ تمام جگہوں پر جو ہے ہمارے ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ موجود ہوں گے. مختلف ہم فیلڈ کیمپ بھی لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ محکمہ صحت جو ہے وہ ہائی الرٹ رہے گا. اور ہمارے اپنا کچھ ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کی ڈیوٹیز بھی جو ہے مختلف پولنگز پر لگائی گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جان فشانی سے اپنا کام کریں گے. جو ہے کام کریں گے اور اس کا مقصد یہی ہے انتظامات کا کہ کسی بھی بہت ناگہانی شکریہ عزادار صورتحال سے... حسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں آپ کو بتائیں تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2022 منظور ہو گیا ہے. تجارتی تنظیموں اور چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کر دی گئی ہے. اس پر فیصلہ آباد ایوان صنعت و تجارت کے عہدیداران کا کیا کہنا ہے، جان لیتے ہیں شراز بٹ سے. جی بتائیے گا شراز. ایکسٹینشن کا ترمیمی بل 2022 کا جو ہے وہ آخر کار منظور ہو چکا ہے اور یہ مطالبہ گزشتہ سال جو ہے یہ رکھا گیا تھا DGTO کے سامنے کہ تاجر تنظیموں کی ایکسٹینشن کی جائے اور 1 سال کے بجائے چیئرمین شپ اور صدر یا دیگر صدارت جو ہے وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کی جائے، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر اب منظوری دے دی گئی ہے. اور خاص طور پر تمام چیمبر اور خاص طور پر فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے. اور یہ تاجر تنظیموں کا خاص طور پر ایسوسیشن کا، ٹیکسٹائل ایسوسیشن کا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ 1 سال کے اندر اپنی پرفارمنس کو بھرپور طریقے سے پیش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے. اس کے لیے 2 سال کم سے کم عرصہ چاہیے.
और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी पहले से ही एग्जीक्यूटिव मेंबरान जो बनते हैं 28 मेंबरान बनते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मेंबरान जो है वो 2 साल के लिए ही होते हैं। लेकिन ऑफिस बेयरर्स जिसमें सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर जो है वो 1 साल के लिए होते थे, लेकिन अब जो है बिल मंजूर बाकायदा तौर पर हो चुका है और जिसके बाद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर जो हैं वो 2 साल के लिए एक्सटेंड किए जाएंगे। और इसी तरीके से दीगर टेक्सटाइल एसोसिएशंस और ताजिर तंजीमों के अंदर जितने भी बहुत सदूर शुक्रिया शराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए।